स्वतंत्र भारत की दलित राजनीति और दलित चेतना। भारत में स्वतंत्रता के पूर्व दलितों को मंदिर में जाने की छूट नहीं थी, कुआं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते थे। हालांकि अंग्रेज़ों से पहले यहाँ मुग़ल शासन था, इस्लाम में जाति विभेद नहीं था, फिर भी उन शासकों ने इस छुआछूत जैसे कुरीति पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंग्रेज आए, वो ईसाई धर्मावलंबी थे जिनमें जाति का कोई अस्तित्व नहीं था, वे लोग भी इस सामाजिक कुरीति पर कोई कदम नहीं उठाए। आज़ादी के आंदोलन में सभी जाति और धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आंदोलन के बहाने सभी एकजुट हुए। दलित वर्ग के लोगों ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें प्रमुख व्यक्ति बिहार के गंगाराम धानुक, भोला पासवान, जगलाल चौधरी, उत्तर प्रदेश के धर्म प्रकाश, रामजी लाल, माता प्रसाद, प्रेमचंद्र आर्य, राजस्थान के गोविंद गुरु, आंध्र प्रदेश के M.R. कृष्णा, एस नागप्पा, मध्य प्रदेश के भगवती चंद्राकर इत्यादि थे। बिहार के जगजीवन राम भी गंगाराम धानुक के ही राजनीतिक शिष्य थे। दलित समुदाय के एक क्रांतिकारी देश के लिए अंग्रेजों से लड़े, तो दूसरी ओर इनमें से कई लोगों ने दलित मुक्ति की लड़ाई का नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन के नायक भोला पासवान ने आज़ादी के बाद अछूतों के बीच जागरूकता लाने के लिए अनेक आंदोलन चलाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने की मांग की, दलित संघर्षों का समर्थन किया। उन्हीं की देन है कि स्वतंत्र भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 और 17 में अस्पृश्यता अधिनियम लाया गया, जो ऐसी भेदभावपूर्ण प्रयासों को कानून के द्वारा दंडनीय अपराध बनाता है। ऐसी भेदभावपूर्ण प्रथाओं को कानून के द्वारा दंडनीय अपराध बनाता है। अनुच्छेद 46 के द्वारा कमज़ोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रावधान किया गया। उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की, लेकिन बाद में 1932 के पूना पैक्ट के बाद गांधी जी से सहमत हो गए। महात्मा गांधी एक सवर्ण हिंदू थे, लेकिन वो एक महामानव थे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को खारिज नहीं किया, लेकिन दलितों के समानता के वे भी पक्षधर थे। छुआछूत के वे भी खिलाफ थे। आज़ादी के बाद संविधान में दलितों के लिए किए गए प्रबंध के बाद भी दलितों की स्थिति बद से बदतर थी। उनके साथ सबसे बड़ी समस्या आवास की थी। आवास नहीं होने का कारण उनके पास वासगीत भूमि का नहीं होना था। वे आवास बनाते कहाँ? अधिकांश लोग बांधों पर, पोखर के भिंड पर या अन्य गैर मजरूआ ज़मीन पर या जमींदारों के द्वारा सेवा के बदले दिए गए भूमि पर झोपड़ी बनाकर रहते थे। रही बात जीविका की, तो जो पारंपरिक जीविका के साधन थे, उसी से बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का भोजन जुटा पाते थे। शिक्षा की बात बहुत दूर की थी। दलित वर्ग का एक बड़ा हिस्सा तार के पेड़ का तारी उतार कर अपना जीवन यापन करता था, लेकिन उस समय की तत्कालीन सरकारों द्वारा ट्री टैक्स के द्वारा उनका एक हिस्सा ले लिया जाता था। बहुत ही मेहनत के बाद उनके आय का बहुत बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाया करता था, जिसके कारण उनको 2 वक्त की रोटी जुटाना भी संभव नहीं था। लेकिन लालू प्रसाद की देन है कि उनकी सरकार ने ट्री टैक्स को माफ़ कर दिया, जिसके कारण ताड़ी उतारने वाले लोगों के दिन लौट आए, उनकी आय बढ़ी। उनको रहने के लिए लालू यादव ने आवास की व्यवस्था की और वे रोटी, कपड़ा और मकान के आगे शिक्षा के लिए सोच पाए। शिक्षित होने के बाद वे
नौकरी पेशा में भी अच्छी तादाद में हैं। दलितों के बीच राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव लालू प्रसाद के दलित रैली जो पटना में आयोजित की गई थी, उस समय जाड़ा का मौसम था, फिर भी उस रैली में आए लाखों लोगों ने बिहार के राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया। पहली बार दलितों को अपने एकजुटता का भान हुआ, उनके अंदर एक राजनीतिक समझ आई। लालू प्रसाद ने बिहार के बहुत से दलित नेताओं को आगे लाया, जिनमें प्रमुख थे भोला राम तूफानी, भगवतिया देवी, श्याम रजक, जीतन राम मांझी, रमई राम इत्यादि। लेकिन ये सभी दलित नेता अपने स्वार्थ के ऊपर नहीं उठ सके, जिसके कारण बिहार में कोई दलित नेतृत्व नहीं उभर सका। लालू प्रसाद के मुख्यमंत्रित्व काल से पहले मध्य बिहार में दलितों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वहाँ सामंतों का बोलबाला था, जिस कारण मध्य बिहार में नक्सली संगठनों की पैठ दलितों में तथा पिछड़े वर्गों में हुई, जिसका परिणाम मध्य बिहार में बहुत से नरसंहार हुए। इसमें कुछ नरसंहार लालू सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से भी हुए। बिहार में एक दलित नेता रामविलास पासवान भी थे। वे भी जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी का गठन किया, लेकिन पार्टी के सभी प्रमुख पदों पर अपने परिवार के लोगों के पास ही रखा। ज़्यादातर उनके पार्टी के सांसद उनके भाई या रिश्तेदार हुआ करते थे, नहीं तो कुछ सवर्ण वर्ग के लोग हुआ करते थे, जिस कारण वे भी दलितों के सर्वमान्य नेता नहीं बन सके। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद कांग्रेस नेत्री इंदिरा गांधी ने एक प्रमुख राजनीतिक चेहरा बाबू जगजीवन राम को उभारा, जिन्हें वो बाबूजी कहती थी। कालांतर में इंदिरा जी से क्षुब्ध होकर बहुत से कांग्रेसी नेता अलग हो गए और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए छात्र आंदोलन के साथ सभी विपक्षी दल के नेता साथ हो लिए, जिसका परिणाम 1977 के चुनाव में कांग्रेस का उत्तर भारत में सफाया हुआ। उत्तर भारत से कांग्रेस के सफाया का सबसे महत्वपूर्ण कारण उस समय जगजीवन बाबू का कांग्रेस से अलग होकर विपक्षी दलों के साथ आना था। अगर उस समय जगजीवन बाबू कांग्रेस नेतृत्व से अलग नहीं होते तो उत्तर भारत में कांग्रेस की ऐसी दुर्गति नहीं होती। जगजीवन बाबू के बाद कांग्रेस में उनकी पुत्री मीरा कुमार का योगदान भी महत्वपूर्ण है। मीरा कुमार बिहार के सबसे प्रतिभाशाली नेत्री हैं। मीरा कुमार ने भारत के लोकसभा अध्यक्ष के रूप में इस पद की गरिमा को बढ़ाया। उनकी प्रतिभा को अगर महसूस करना है तो भारत के संसद को संबोधन करने आए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के स्वागत में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मीरा कुमार के भाषण को अवश्य सुनना चाहिए। उनके संबोधन से बराक ओबामा बहुत प्रभावित हुए। लेकिन कांग्रेस का जनाधार बिहार में लगातार खिसकता गया, जिस कारण मीरा कुमार बिहार में दलित नेतृत्वकर्त्री के रूप में नहीं उभर पाई। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में उसी दौर में मान्यवर कांशीराम ने दलितों के बीच वामसेफ के द्वारा राजनीतिक सामाजिक चेतना को जगाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। आगे चलकर उन्होंने एक राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, जिसकी पैठ दलित वर्ग में अच्छी थी, लेकिन अकेले खास कोई राजनीतिक सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। 1992 में मुलायम सिंह और कांशीराम के बीच गठबंधन के बाद बहुजन समाज पार्टी का रुतबा बढ़ा, लेकिन यह गठबंधन बहुत दिन नहीं चला। उसके बाद मायावती बहुजन समाज पार्टी को लीड करने लगी। उन्होंने प्रदेश में कई बार सरकार बनाई, लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से अगले हर चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता चला गया। मायावती जी की राजनीतिक सक्रियता भी घटती गई। उनकी क्या मजबूरी है कि वो भाजपा नेतृत्व का खिलाफत दृढ़ता से नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने 2024 में अपने भतीजे आकाश आनंद को
पार्टी का कोऑर्डिनेटर बनाया, लेकिन भाजपा के खिलाफ तल्ख टिप्पणी के बाद फिर उन्हें कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया। हालांकि मायावती एक बहुत ही महत्वपूर्ण दलित नेत्री थी, भारत में दलितों के नेतृत्व को आगे ले जा सकती थी, मगर अभी वह उत्तर प्रदेश के राजनीति में हाशिए पर है। मायावती जी के हाशिए पर जाने का सबसे महत्वपूर्ण दो कारण है। पहला, 2019 में प्रयागराज के कुंभ में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा सफाई कर्मियों का पैर धोना और उनका पैर पोंछना। हालांकि दलितों के बीच में इसका बहुत अच्छा मैसेज गया, दलितों का एक बहुत बड़ा वर्ग भाजपा से जुड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सफाई कर्मियों के पैर धोए पोंछे मगर उनके भाग्य को बनाने का कोई काम नहीं किया। आज़ादी के बाद जितने भी सरकारी कार्यालय हो, शिक्षण संस्थान हो, नगर निगम, नगर निकाय, नगर परिषद हो, रेलवे हो, सभी में सफाई कर्मियों की अस्थायी नियुक्ति थी। इनमें लाखों सफाई कर्मी सरकारी सेवक के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करते थे। रिटायरमेंट के बाद उन्हें अच्छी खासी पेंशन भी मिलती है। इसका प्रभाव दलितों के रहन सहन, शिक्षा व्यवस्था सभी पर पड़ा। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली, जो कि आरक्षण का लाभ लेकर अच्छे अच्छे सरकारी पदों पर बहाल हुए, खुशहाल हुए। लेकिन ये खुशहाली कुछ लोगों को रास नहीं आई। इसके लिए इन लोगों ने अधिकतर विभागों में, नगर निगमों में, नगर निकायों में सफाई कार्य के लिए आउटसोर्सिंग की व्यवस्था की। ठेकेदारों द्वारा सफाई कार्य कराने लगे। जो सफाई कर्मी सरकारी पद पर 25-30 हज़ार पाते थे, वे अब ठेकेदारों के द्वारा बहुत ही कम मजदूरी पर कार्य करने को विवश हुए। इनकी मजदूरी इतनी कम है कि इनका 2 वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल है। ये अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा कहाँ से दे पाएंगे। लेकिन अभी जितने भी दलित नेता जो दलित वर्ग के वोटों का अपने को ठेकेदार समझते हैं, उनके वोटों के बल पर उनके बेटा बेटी सांसद और मंत्री हैं, एक बार भी इस आउटसोर्सिंग के द्वारा सफाई कार्य करवाने के विरुद्ध नहीं आवाज़ उठा सकते हैं। ये सभी चापलूस सत्तालोलुप लोग हैं। इस बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई जब कोर्ट द्वारा SC/ST एक्ट को डाइल्यूट किया गया। तब भी बहुत से दलित नेता मूक दर्शक बने थे, लेकिन गैर राजनीतिक दलों, कुछ अन्य राजनीतिक दलों और चंद्रशेखर रावण द्वारा दिल्ली में एक बहुत बड़ी सफल रैली की गई, जिसमें बिहार के बहुत से गैर दलित नेताओं ने भी महत्वपूर्ण समर्थन और सक्रियता दिखाई, जिसमें तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों ने दिल्ली में झंडा और बैनर लेकर मार्च में हिस्सा लिया। इस आंदोलन में दलितों की बहुत बड़ी हिस्सेदारी और आक्रामकता को देखते हुए केंद्र सरकार को पहल करनी पड़ी और फिर से संसद में विधेयक पारित कर SC/ST एक्ट को पूर्ववत किया गया। दूसरा प्रमुख कारण 2019 में लोकसभा चुनाव के समय यूपी में सपा और बसपा के गठबंधन के कारण दलितों में जो सपा के प्रति नफरत का भाव था, कम हुआ। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि मायावती जी का सम्मान करना, कभी उनका अपमान नहीं करना। दूसरी ओर अखिलेश जी ने BSP के गैर जाटव दलित नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर उनको सम्मान दिया, जिसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से दिखा। दलित वर्ग का एक बड़ा हिस्सा सपा के साथ एकजुट हुआ। आज बिहार हो या यूपी हो या अखिल भारतीय स्तर पर दलित नेतृत्व विहीन है। कारण है, जो शिक्षित दलित वर्ग के हैं वे बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन जो अनपढ़ दलित वर्ग है वो 5 किलो अनाज पाकर बीजेपी के साथ है। अधिकांश दलित
वर्ग आज़ादी के बाद संविधान द्वारा प्राप्त मताधिकारों का उपयोग सामंती ताकतों के डर से नहीं कर पाते थे, लेकिन टीएन शेषन के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद अर्धसैनिक बलों की उपस्थिति में चुनाव कराने का फैसला मील का पत्थर साबित हुआ और दलितों ने पहली बार 1995 में बिहार में निर्भीक होकर मतदान किया और बूथ पर उनकी पहुंच हुई। यह भी दलितों के राजनीतिक भागीदारी का एक महत्वपूर्ण फैक्टर था। बिहार में दलित नेताओं के साथ अजीब विडंबना है। श्याम रजक राजद से प्रत्याशी थे और नीतीश की जेडीयू की सरकार बनी तो जेडीयू द्वारा विजय की खुशी में दिए गए भोज में भोज खाने पहुंच गए। बहुत दिन तक जेडीयू में रहने के बाद भी कोई महत्व नहीं दिया जाने पर फिर राजद में वापस आए। इन्हें संगठन में महत्वपूर्ण पद दिया गया, लेकिन तेज प्रताप से विवाद के कारण इनको न तो विधान परिषद में भेजा गया, न राज्यसभा में भेजा गया, जिस कारण हार थक कर पुनः ये जेडीयू में शामिल हो गए। कांग्रेस ने अशोक चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। इनके पिता कांग्रेस के महत्वपूर्ण दलित नेता थे, लेकिन 2015 में महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस के कोटे से मंत्री बनने के बाद ये नीतीश जी के इतने करीब हो गए कि इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर जेडीयू ज्वाइन कर लिया। एक दलित नेता जीतन राम मांझी जी हैं, जिन्होंने राजद से अपनी राजनीति की शुरुआत की, बाद में जेडीयू में आए, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने और इनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि नीतीश जी ने इन्हें हटाकर पुनः अपना मुख्यमंत्री पद संभाल लिया। इसके बाद जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी का गठन किया, कभी राजद के साथ, कभी जेडीयू के साथ, तो कभी बीजेपी के साथ गठबंधन करते रहे। रमई राव बहुत दिन तक राजद के साथ रहे, मंत्री पद का सुख भोग करते रहे। जब राजद सत्ताच्युत हुई तो जेडीयू में चले गए, फिर अंत में राजद में आए। राजद में रहते हुए अपने बेटी को एमएलसी बनवाए, लेकिन अंत में बोचहा से चुनाव हारने के बाद इनके भी राजनीतिक पारी का अंत हो गया। इस प्रकार आज बिहार हो या यूपी हो या अखिल भारतीय स्तर पर दलित नेतृत्व विहीन है। कारण है कि दलित वर्ग के जितने भी नेता हैं वो अपने स्वार्थ से आगे नहीं सोच पा रहे हैं। धन्यवाद।